अस्सलाम वालेकुम। 1997 में सेरेंडिप ने एक प्रोग्राम किया था ऑन पाकिस्तान और पाकिस्तान कैसे बना था। इस प्रोग्राम में हम इतने इंटरेस्टिंग लोगों से मिले थे कि मुझे याद है कि उन लोगों से बात करके हर इंटरव्यू में हम रोए थे। उसके बाद हमने देखा था कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने पैशन से, अपने अज़म से पाकिस्तान असल में बनाया था। और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया है ये बात भी हमें अब क्लियर नज़र आ रही है कि हमारे बच्चों को ऐसे लोगों का नहीं पता। हमारी जनरेशन मिडिल में है। बहुत से लोग जिन्होंने अपना खून, एनर्जी, पैसे सब इस मुल्क के लिए लगाए थे वो अब जा चुके हैं। सो हम चाहते थे कि आपके साथ शेयर करें कि आखिर ये कौन से लोग थे, क्या स्पिरिट थी उनकी, और जो प्रोग्राम हमने उस वक्त बनाए थे हम चाहते हैं कि हम दोबारा आपके सामने लाएं और जो नई पौध है, नई नस्ल है, वो ये प्रोग्राम देखे और फिर उन लोगों के साथ दोस्तियां करें जिन्होंने असल में पाकिस्तान बनाया है। कुछ दिन पहले जब मैं पाकिस्तान जिंदाबाद का ओपनिंग प्रोग्राम देख रहा था और जैसे कि हमारे बयान किया कि वो लोग जिन्होंने अपना सब कुछ दे दिया था पाकिस्तान बनाने के लिए, बिना किसी मकसद से, बिना किसी लालच के, अनसेल्फिशली उनका एक ही मोटिव था कि पाकिस्तान बनाना है किसी तरह से और किस तरह से उसको आगे ले जाना है। तो मैं जब देख रहा था उस प्रोग्राम को फिर से, तो मैं वाकई मुझे रोना आ रहा था कि ये सब इतनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ कहाँ चली गई, कहाँ खो गई हैं। हमारी आज की जो पौध है, आज की जनरेशन है, उनको तो इसके बारे में कुछ मालूम ही नहीं, ना उनके ऊपर कहानियाँ हैं, स्टोरी बुक्स हैं, कॉमिक्स हैं। तो क्या किया जा सकता है? हमारा यही मकसद है कि किसी तरह से हम अपनी यंग जनरेशन को मोटिवेट करें और वही स्पिरिट फिर से वापस लाएं पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए। हमारी कोशिश है कि आप लोग सोशल मीडिया के ऊपर इस फिल्म को दोबारा से शेयर करें, अपने वालिदैन को दिखाएं, अपने बच्चों को दिखाएं और इसको किसी तरीके से इन आवाज़ों को आप आगे लेके चलें। सो हैप्पी व्यूइंग। पाकिस्तान जिंदाबाद। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अगस्त 1947 बर्रे सगीर की तारीख में एक नए सफर का आगाज हुआ। आजादी की सरहदों में दाखिल होने वाले कितने ही सरफरोश जिंदगी की सरहद को पार कर गए। एक इंसान की दूरबीनी ने तारीख का धारा मोड़ दिया। उन्होंने आपको एक मुल्क दिया, न सिर्फ एक मुल्क दिया बल्कि आप में वो वलवला, वो जोश पैदा किया जो रूह को तड़पा दे और जो आपके यकीन को मुहकम करे। पाकिस्तान की कहानी हिंदुस्तान में मुसलमानों के कौमी तशख़्ख़ुस की तलाश से शुरू होती है। ये लहर मुजद्दद अलिफ़सानी के ज़माने से शुरू हुई, जिसे सर सैयद अहमद खान, मौलाना मोहम्मद अली जौहर और अल्लामा इकबाल के अफकार ने परवान चढ़ाया और क़ायद के ज़माने में मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से दो कौमी नज़रिए की शक्ल में जाहिर हुई। मुस्लिम लीग एक पार्टी थी कुछ लोगों की, कुछ लोगों के लिए और कुछ मकासद के लिए। क़ायद ने इस जमात को, इस मुस्लिम लीग को एक तहरीक बनाया। लखनऊ 1916। हिंदुओं ने लखनऊ पैक्ट में मुसलमानों के जुदागाना इंतखाब का मुतालबा मान लिया। ये कायद आज़म की पहली सियासी कामयाबी थी। उस वक्त तक वो मुत्तहदा हिंदुस्तान के हामी थे, मगर हालात के साथ साथ इनका ये तसव्वुर भी बदलता गया और 1920 में उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। इस्लामी तसव्वुरात का अजीम तख्लीकी शायर अल्लामा इकबाल अपनी नज़्मों से मुर्दा दिलों में जिंदगी की धड़कन जगा रहा था। 1930 के खुतबा इलाहाबाद में उन्होंने एक अलहदा मुस्लिम रियासत का तसव्वुर पेश किया।
पाकिस्तान का लफ्ज़ जो है ये स्टूडेंट्स ने क्रिएट किया था इंग्लिस्तान में, कैम्ब्रिज स्टूडेंट्स ने, जिनमें चौधरी रहमत अली भी बीच में थे, वन ऑफ देम। जब ये लफ्ज़ बना तो ये पाकिस्तान था, PAKSTAN। पी जो है वो तो पंजाब का है, ए जो है वो अफगानिया का है, के जो है वो कश्मीर का है, एस जो है वो सिंध का है, तान जो है बलूचिस्तान का। बट पुट आई इनटू इट which stands for Islam and is the zamanat or the surety of unification between the provinces. I उन्होंने लगवाया PAKISTAN। हिंदुओं ने मुसलमानों के अलहदा कौमी वजूद को अभी तक तस्लीम नहीं किया था और नेहरू इस नजरिए को अपनी तकरीरों में आम कर रहे थे कि हिंदुस्तान की सियासी कुव्वत सिर्फ कांग्रेस है। उन्होंने कहा कि सिर्फ दो जमातें हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस और बरतानवी साम्राज्य। तमाम और जमातें लाइन अप हो जाएं, यानी ये कि वो काम करें जो हम चाहते हैं। कायदे आज़म ने कहा कि एक तीसरी जमात भी है और वो मुस्लिम इंडिया है, हम लाइन अप नहीं हो सकते। सिंध का बॉम्बे प्रेसिडेंट से जुदा होना इस उसूल पर कि ये जो सूबा है वो मुसलमानों का है और ये जुदागाना एक सूबा बनना चाहिए, और अंग्रेज़ ने भी इसको कंसीड किया, सब ने, हिंदुओं ने भी कंसीड किया। तो ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त थी और हैदराबाद उसका मरकज़ था। बंगाल ने वड्डी सोसाइटीज़ ही में मुस्लिम लीग ने वहाँ सबसे लार्जेस्ट सिंगल पार्टी के तौर पर उभरी और वहाँ कोalition बनाई गई फजलुल हक के साथ, फजलुल हक को प्राइम मिनिस्टर, और वहाँ से शुरू दिन से मुस्लिम लीग की हुकूमत थी, कोalition गवर्नमेंट थी। इस वक्त ये कौमी बात नहीं थी, न बलोच की बात थी, न पठान की बात थी, न पंजाबी की बात थी, बल्कि मुसलमान की बात थी। और अजीब बात तो ये है कि पाकिस्तान का तख़य्युल या मुस्लिम लीग का जो भी था वो सेंट्रल, वो इंडिया में था, न फ्रंटियर में था, न बलूचिस्तान में था, न सिंध में था, न पंजाब में था। पंजाब तो आखिर तक यूनानिस्ट की हुकूमत थी। ये सिर्फ इस्लाम के जब कहा कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो फिर हर मुसलमान ने कहा कि नहीं, अब जहाद फर्ज। कांग्रेस ने लखनऊ में एक शर्त पेश की और वो ये कि मुस्लिम लीग कोई कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा नहीं करेगी, मुस्लिम लीग अपने पार्लियामेंट्री बोर्ड को खत्म कर देगी। अब लियाकत अली खान, ख्वाजा नाज़मुद्दीन, बहादुर यार जंग और राजा महमूदाबाद भी सरगर्म में अमल हो गए। दूसरी जंग अजीम एकदम हालात पलट गए। बरतानवी हुकूमत को नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। उसने हिंदुस्तान को लालच दी कि अगर उसने जंग में ब्रिटानिया का साथ दिया तो हिंदुस्तान को हुकूमत खुद इख्तियारी दे दी जाएगी। कांग्रेस इस मौके पर इसरार करती रही कि इसे हिंदुस्तान का नुमाइंदा तस्लीम किया जाए, लेकिन अंग्रेजों ने जब इनकार कर दिया तो कांग्रेस ने वजारतों से इस्तीफा दे दिया। लाहौर 1940। आखिरकार मुसलमानों ने मुत्तहिद होकर एक अलहदा मुमलिकत के क़याम का मुतालबा किया। 1940 का रेजोल्यूशन जो था उसने मुस्लिम कौम को एक मकसद हयात दिया। वो मकसद था एक मुमलिकत का वजूद में आना। उन्हीं दिनों गांधी जी ने कहा था कि पाकिस्तान मेरी समझ में नहीं आता। कायदे आज़म ने कहा कि मैं जब आ रहा था तो रास्ते में रात के 11-12 बजे थे, स्टेशन के बाहर में कुपी के बाहर काफ़ी लोग पाकिस्तान जिंदाबाद और कायदे आज़म के जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। मैंने दरवाज़ा गाउन पहन के बाहर निकला तो देखता हूँ काफ़ी लोग, एक छोटा सा बच्चा उसने मुस्लिम लीग का परचम उठाया हुआ है। कहता मैंने उससे पूछा कि भाई ये पाकिस्तान क्या है, तो उसने कहा कि जहाँ हिंदुस्तान में मुसलमान ज़्यादा हैं वो पाकिस्तान है, जहाँ हिंदू ज़्यादा है वो हिंदुस्तान है। बरसगीर के मुसलमान इसी तरह मुख्तलिफ़ तस्तबात और इम्तियाज़ात और तफरीक़ात में मुब्तला थे और ग्रुप बंद थे और उनमें किसी किस्म का इत्तेहाद नहीं था।
लेकिन करारदाद पाकिस्तान मंजूर होने के बाद उनमें एक यकजहती पैदा हुई, इत्तेहाद पैदा हुआ, उनको अपनी मंजिल का शऊर मिला। ये तहरीक सिर्फ आदमियों तक महदूद नहीं रही, बल्कि ख़वातीन ने न सिर्फ इस तहरीक में हिस्सा लिया, बल्कि सेक्रेटेरिएट, पंजाब की सेक्रेटेरिएट में अगर पाकिस्तान और मुस्लिम लीग का झंडा लगाया तो एक खातून ने लगाया। इसी तरीके से पेशावर की तहरीक में एक खातून ने झंडा लगाया। मेरे वालिद ने कहा है कि झंडे पे हाथ ना डालना, गोली खाओगे। तो कहने कि चलो इसके लिए गोली भी सही। अब कौन चढ़े छत पे? इसलिए कि मैं शागिर्द थी, वो मेरी उस्ताद थी। एक आदमी बैठता तो दूसरा उसके सर पे चढ़ के ऊपर चढ़ता, तो मैं बैठ गई, मेरी उस्ताद मेरे कंधों पर चढ़ी और वो ऊपर चढ़ी, फिर उन्होंने मुझे ऊपर खींचा। मेरे बगल में मैंने बुरके के अंदर झंडा छुपाया हुआ था, डंडा निकाल के, तो और हमने झंडा लगा दिया। और झंडा जब ऊपर चढ़ा, यूनियन बैग नीचे उतरा और वो ऊपर चढ़ा, और उसके बाद हमने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। उन्होंने ऊपर जो देखा तो पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा था। फिर हम भागे, हमने कहा ये गोलियाँ नहीं हमारे लिए, तो खामखा तो मरने को तैयार नहीं थे। इन ख़वातीन ने खासकर पेशावर में रेल के सामने ये पटरियों के ऊपर लेट गई और देखा तो ट्रेन आते आते बिल्कुल 4 गज के फासले में रह गई है। तो मैंने हाथ से उनको कहा। अब यह कि वो औरतें घबराहट में पलटी, तो वो काफ़ी को 25 फुट ऊंची पटड़ी है, तो नीचे कनिंगम पार्क पुराने और वो जगह है। बस वो जब उतरी बेचारी, तो फिर लुढ़कती लुढ़कती लुढ़कती, किसी की पसलियाँ टूटी, किसी का हाथ टूटा, किसी की उंगलियाँ टूटी, मुख्तलिफ सूरतों में। हमारी एक लड़की थी जमीला शरीफ हुसैन, जिसके जबड़े टूट गए थे और खून में लथपथ पड़ी थी, लेकिन उसकी माँ सराहने खड़ी होकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रही थी। क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुई तो उस वक्त मैं कॉलेज में था, और वो जो एक ख़ानदानी जो तरीका था, तो आई वॉज इलेक्टेड एज अ लीडर ऑफ मुस्लिम स्टूडेंट्स। कायद-ए-आज़म की लीडरशिप हमारे कानों तक पहुंची, उसका आवाज़ पहुंचा, तो हम सब मुस्लिम स्टूडेंट अलीगढ़ के, यहाँ के सब जितने थे, वो सब हम एक टीम बन गए और एक्टिव टीम बनकर हमने गांव-गांव में, स्ट्रीट में मुसलमान को जाकर तालीम देनी शुरू की और बताया कि मुस्लिम लीग में और कांग्रेस में क्या फ़र्क है। पहली मरतबा हमने वो टीयर गैस कई दफ़ा खाई जुलूस में, तो लोगों ने तरीक़ाकार डेवलप कर लिया था नॉन वायलेंट। पहला इलाज तो ये था कि भाई कोशिश करो कि वो जो आता है गोला, उसको उठा के वापस फेंक दो पुलिस में। लाठी चार्ज में जी वो बुरी तरह चोटें लगाते थे, जिसकी अगर टांग बांग टूट गई है, बाजू वगैरह, तो वो तो फिर नहीं चल सकते थे। लेकिन जिसमें ज़रा भी सख्त होती थी, हम फिर भी उस हालत में, पट्टी बांधी हुई है, फिर भी हम लोग जाते थे जी और फिरते थे जुलूस में, और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, यही हमारी ज़ुबान पे होता था। कायद ने अगर पैसों की ज़रूरत हुई तो उन्होंने 1945-1946 के इलेक्शन में एक नारा लगाया कि मुझे चांदी की गोलियां भेजो। मुसलमानों ने न सिर्फ चांदी की गोलियां बना के भेजी, बल्कि सोने की गोलियां बना के भेजी। पाकिस्तान अगर जब बंद होता है, ये टिकट आप 10 रुपये का था, उसके बाद हमने 100 रुपया, जितने टिकट आप लोग ले 100 रुपया देंगे। हमने हज़ारों करोड़ों लोग ये टिकट ले हैं, सिर्फ ये टिकट से पाकिस्तान बन गया। एक दफ़ा हम स्टूडेंट उन्हें लाहौर रेलवे स्टेशन रवाना करने के लिए, तो हमारे एक दोस्त ने बढ़कर उनके हाथ को पकड़ के बोसा ले लिया, तो कायद-ए-आज़म ने झटक कर वो हाथ पीछे खींच लिया और कहा कि देखो नौजवान, आइंदा मत ऐसे करना, तुमने मेरी भी तौहीन की, अपनी तौहीन की है, सीधे खड़े हो जाओ, और सीधे खड़े रहना सारी ज़िंदगी में हर मैदान में। और कायद-ए-आज़म की तकरीर थी, उसमें उनकी स्टाइल थी, इस किस्म की अंग्रेज़ी भी हमने नहीं सुनी थी। मसलन वो कह रहे थे हिंदूज कैन नॉट गिव यू पाकिस्तान, और एक मरतबा उन्होंने उर्दू में तर्जुमा करके कहा था, पाकिस्तान तुम्हारे कदमों में पड़ा है, तुम हाथ उठाकर बढ़ाकर उसे ले सकते हो। तो उसका हम नकल किया करते थे। 1946 में
कायदे आज़म ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कॉल की, लेकिन जिस तरह उनकी आदत थी कि बिल्कुल नॉन वायलेंट हो और कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से एक तो मुसलमानों को यूनाइट किया जाए, एक उनको मोटिवेट किया जाए और एक अंग्रेज़ों को ये दिखाया जाए कि मुस्लिम लीग के कहने के ऊपर मुसलमान उठे हैं। मैं और मेरा एक साथी का हमने 1 रुपया लुढ़का दिया स्टेज पे से। वो चलता 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 वो उसकी आवाज़ आ रही है टिर करके, आखिर में वो शिर 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 करके बंद हो गई। इस कदर डिसिप्लिन होता था उनके जलसे में। जब कायदे आज़म जा रहे थे तो तलबा स्टेशन पे थे, काफ़ी मजमा हो गया और उन्होंने नारे लगाए तो कायदे आज़म बाहर आए और उन्होंने मतलब काफ़ी डांटा लड़कों को कि इस किस्म का हुजूम और बदनज़मी के नारे लगाने शुरू कर दिए, गाड़ी को देर हो रही है। वहाँ पर से ऊपर से एक ईंट गिरी, एक लड़के के सिर पर लगी है, वो बेचारा वहीं शहीद हो गया। अब वो सारा हिंदुओं की दुकानें थी, जब उन्हें पता लगे फटाफट उन्होंने शटर चलाने शुरू कर दिए। यहाँ सारे बीडन रोड को आग लग सकती थी, डिसिप्लिन की बात बता रहा हूँ। वहाँ पर एक लड़के ने जोर से वो हाथ के पकड़ा, वो क्या कहते हैं लाउड स्पीकर, उसे आवाज़ दी कि देखो भाई, हिंदू हमारे भाई हैं, सिख हमारे भाई हैं, ये इनका कसूर नहीं, ये कोई CID वाला होगा जिसने वो ईंट फेंकी ताकि हमारे आदमी को लग जाए ये और हम आपस में लड़ना शुरू कर दें। ये कायदे आज़म ने जो कहा था ना, इट शुड नॉट गो इन वायलेंस। अमन कायम रहे, यही कायदे आज़म की हमेशा से ख्वाहिश थी, जो बदकिस्मती से पूरी ना हो सकी और सड़क इंसानी खून से सुर्ख हो गई। मैं खून देख के आया हूँ शाहराहों पर, मुझे यकीन दिलाओ बाहर आई है। इंसानियत की खिदमत को ज़्यादा अपना मकसद बनाना चाहिए, क्योंकि अगर मुल्क का बंटवारा भी हो जाए और सरहदें भी दरमियान में बना दी जाए, अगर इंसानियत से मोहब्बत आ जाए, लोगों से प्यार करना आ जाए, तो ये फैसले और ये अलहदगी इतनी बुरी तरह नहीं होती है जैसे हमारे साथ हुआ। माउंटबेटन चाहता ये था कि पाकिस्तान न बने। वो बार बार लिखता है मैड 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 पाकिस्तान। हिंदुस्तान से उसका न सिर्फ वास्ता था बल्कि लेडी माउंटबेटन के नेहरू से बहुत दोस्ती थी। कुछ माउंटबेटन ने ऐसी चीज़ें की जो कायद को बिल्कुल पसंद नहीं थी। कायद आज़म के सामने वो एक पाकिस्तान का फ्लैग लाता है जिसमें चांद तारा भी है, लेकिन साथ साथ यूनियन जैक है। कायद आज़म उस फ्लैग को बिल्कुल मंजूर नहीं कर सकते और उन्होंने ये कहा कि चांद तारे और क्रॉस दोनों एक साथ नहीं जा सकते। अंग्रेजों की कांग्रेस नवाज जहनियत हिंदुस्तान की तकसीम में भी रंग लाई। पाकिस्तान की बाउंड्रीज जो थी वो वेवेल के जमाने में तय कर दी गई थी। ये बाउंड्रीज वीपी मेनन उन्होंने ड्रा की थी। वीपी मेनन ने एक नया तरीका अख्तियार किया और ये बताया, और वजह थी सिर्फ बहुत साफ कि गुरदासपुर जो है वो हिंदुस्तान को देना चाहिए। वो लिखता है अपने नोट में, आइंदा कश्मीर की रियासत जो है वो अपना नेचुरल कुदरती सॉल्यूशन उसको मिल जाए, लेकिन अगर गुरदासपुर का एक हिस्सा पंजाब को मिल जाए यानी हिंदुस्तान को मिल जाए तो हिंदुस्तान के पास रास्ता हो जाएगा। ये 1000 साल हम साथ रहे, लेकिन इसके बावजूद एक मुश्तरक कौम नहीं बन सके। उनका अपना नजरिया था, हमारा अपना नजरिया था, यहाँ तक कि रेलवे पर मुस्लिम पानी, मुस्लिम हिंदू पानी, मुस्लिम चाय, हिंदू चाय बिकती थी। हाँ, मुसलमान होना गुनाह था और मुसलमानों को बिला वजह बगैर किसी जवाज के जलील किया जा रहा था। तो आज तो मैं वलीयत भोपाल हूँ, कल रूलर होने वाली हूँ और दफतन सुबह हुई तो मैंने अपने कानों से हमीदुल्लाह खान मुर्दाबाद के नारे सुने। वही भोपाल जो कि तरसते थे दर्शन हो जाएं,
हिंदू होने की हैसियत से वो उतार समझते थे, पूजा करते थे। आज वही लोग हमारे महल के सामने खड़े होके हमीदुल्लाह खान मुर्दाबाद करते हैं। एक बेचारे बुजुर्ग सूरत, तो उन्होंने उससे ये बात की कि भाई अब जब सब यहाँ आ गए हैं, अपना सामान भी लेके आए हैं, तो इसी को समझ लो कि ये मुसलमानों का डिब्बा है। तो उसने उन्हें धक्का दिया, बड़ी मुश्किल से वो रुक सके, वरना गिरने करीब हो गए। तो मुझे जाहिर है कि मुझे बड़ी तकलीफ, गुस्सा सा आया उसमें। और फिर हुआ ऐसा कि वो बात तो मान गया, यानी डिब्बा तो हमारा वही रहा, लेकिन सारे रास्ते जब मैं उन्हें सूरत देखता था उस बुज़ुर्ग की, तो मुझे ऐसा मालूम होता था कि जैसे मेरे वालिद साहब की शौबात आ रही हो इसमें। आखिर वो तारीखी लम्हा आ पहुंचा जिसका बरसों से इंतजार था। ये ऑल इंडिया रेडियो पेशावर है। हमारे दूसरे ऐलान का इंतजार फरमाइए। उसके बाद घड़ी की सुई पूरे 12 पे आई और उसने अनाउंसमेंट की, अस्सलाम वालेकुम, ये पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस पेशावर है। आपको पाकिस्तान मुबारक। अगस्त का दिन आया तो जो नेशनल गार्ड जो थे उन्होंने सलामी ली झंडे पर। तो मैं नेशनल गार्ड तो नहीं था, लेकिन इस कदर जोश था कि मैंने अपना एक सफ़ेद सूट सब्ज़ रंग करवा के, और जब वो नेशनल गार्ड परेड शुरू करे तो मैं सबसे आगे जो झंडे के फ़ौरन बाद आ गया और सलूट करता हुआ गुजरा। और मुझे जिस बात की एक्साइटमेंट या खुशी थी वो ये थी कि ये डिप्टी कमिश्नर चंद हफ्ते पहले हम पे लाठियाँ बरसा रहा था, हमको जेलों में भेज रहा था, आज हमारे झंडे को सलाम कर रहा है। बगैर किसी ख्याल के हम लोग उसमें जहाज में ज़मीनों पे बैठे हुए और यहाँ पर आए। तो हमारे पास ना कोई मकान था, ना हमारे पास कपड़े थे। मैं तो बहुत पक्की पाकिस्तानी और कायदे आज़म की दिलदादा थी। बेगम लियाकत के साथ मैं काम करती रही, और चूंकि मुझे हमेशा दिमाग में ये कि ख्याल था कि अपने आप को नहीं बनाना, इस मुल्क को बनाना है जिसके लिए जाने हम लोगों ने दी। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये 200-300 साल की एक मुसलसल स्ट्रगल थी। हम जिस कैंप में रहे उसमें एक सिर्फ शेल्टर था, बाकी सब खुला मैदान था दरिया के किनारे। कोई दवाई नहीं थी, कोई फूड नहीं थी, कोई राशन नहीं थी। एक दिन वहाँ उसके पास एक पटरी रेल की गुजरती थी, वहाँ ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया। 16 आदमियों की लाशें मेरे सामने से गुजरी हैं और कोई पूछने वाला नहीं था। अगर 16 आदमी 2 मिनटों में मर गए तो कोई पूछने वाला नहीं था। बाद में मेरे बड़े भाई खालिद मुस्तफा 16 साल के थे, वो ईस्ट पंजाब ड्यूटी पे गए। जब ये काफले आने शुरू हुए तो वो हालत देखने के बाद, वो बड़ी सेंसिटिव तबीयत के मालिक थे, तो उन्होंने भी स्किज़ोफ्रेनिया डेवलप कर लिया। काफले खून के दरिया से गुजर कर आए, एक नए मुल्क की मिट्टी ने बुलाया था उन्हें। The life and the property and the religious belief should be fully protected by the state at any cost. My guiding principle will be justice, fair play,
and complete impartiality in the discharge of my duty. And I'm sure, with your support and cooperation, I'm looking forward to making Pakistan as one of the greatest nations of the world. तकरीबन एक सदी बाद मुसलमानों को उनका खोया हुआ इक़्तिदार एक ऐसे मुल्क की शक्ल में हासिल हुआ जिसकी बुनियाद इस्लाम है।